नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एके डायरीज़। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है एक डिफरेंट वे से कंटेंट लाऊंगा, डिफरेंट तरीके से तैयारी करवाऊंगा। वैसे मैं आज आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये वीडियो आपकी जो आपके डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या जो नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं जो है वो आज आपको साइको जो आपकी सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी रही है उसका जो है बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा। क्योंकि यहाँ से हर आपका चाहे टेट देख लीजिए, कमीशन देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो आपको अगर आज आज की वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपके जो है वो 2 नंबर फ्री के बन जाएंगे। जैसा आपकी स्क्रीन के ऊपर आप इन शख्स को देख पा रहे हैं, तो जिन्होंने थोड़ा सा आपकी डीएलएड कर रखी है या जो बीएड कर रहे हैं कर रखी है, नर्सिंग कर रहे हैं कर रखी है, उनको पता है कि ये जो पिक्चर है ये है आपकी एरिक एरिक्सन की। एरिक एरिक्सन जो आपके जर्मन बेस्ड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब जिनका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ है और तो इनका करियर जो है वो आपका अमेरिका में रहा है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जर्मन बेस्ड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब इनका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ है और अमेरिका में इनका प्रोफेशनल कैरियर रहा है। तो इनके बारे में हम पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसा आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है इनकी साइको जो आपकी सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको जो है हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वीडियो बेशक आपकी लंबी रहेगी, लेकिन इसमें जो है आपको एक और बेनिफिट रहेगा। इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो है वो, अगर आप डीएलएड का जो रिटन एग्जाम होता है आपका वो दे रहे हैं या बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका 14 नंबर का कंटेंट जो वो मैं आज आपको बना के दूंगा। और इसी के साथ आपको लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये रहेगी कि जिससे आप जो है इन स्टेजेस को इजीली याद रख सकते हैं और आप नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इन पिक्चर्स को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो है वो क्या बोलता है। इनका पूरा देखिए, एरिक एरिक्सन, इनका जो जन्म है आपका वो हुआ है, कब हुआ है इनका जन्म? इनका जन्म हुआ है आपका 15 जून 1902 को इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, 12 मई 1994 को क्या हुआ, इनकी डेथ होगी। या हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब मनोसामाजिक जो आपकी विकास की थ्योरी के जन्मदाता किसको बोला जाता है? एरिक एरिक्सन को। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन गया। यहाँ से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए गाइस, आपके लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे देखते हैं, इस थ्योरी में क्या है। इस थ्योरी को इन्होंने कब दिया था? 1950 में, 1950 में दिया था। एक और क्वेश्चन आपका यहां से बन गया अगला। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्या करवाऊंगा, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा इन स्टेजेस को याद रखने की, प्लस आपको जो है वो मैं आपको एग्जाम्स में जो बार बार आपके पूछे जाते हैं, आपके 10 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा, जिससे आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। कहाँ लिखी थी इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, कौन सी? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इनकी बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। उसमें जो है इन्होंने ये स्टेजेस जो प्रकाशित की थी, ठीक है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में जो जो बुक थी उसमें इन्होंने प्रकाशित किया था। और इसका, इनकी इस थ्योरी को किन और नाम से जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन ये भी आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि अदर नेम्स क्या है? बायोसाइकोसोशल थ्योरी। बायोसाइकोसोशल थ्योरी भी आपकी जो है साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। या एरिक्सन्स ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल कौन सा है? एरिक्सन का ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल अगर आपसे पूछें तब भी आपने जो वो यही करना है। मैं आपको इस इमेज के माध्यम से समझाता हूँ कि एरिक्सन का जो ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल है वो ये है आपका। देखिए, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका साइकिल है, वो इन्फेंसी से चल के जो है वो आपका मैच्योरिटी पे आके खत्म होता है, यहाँ से यहाँ को चलता है। इसको हम फर्दर जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। मैं आगे आपको जो है वो ज़रूर डिस्कस करवाऊंगा। अब देखते हैं आगे, अदर नेम हमने देख लिए। और आपका जो है ये जो सोशल है, इस सोशल से जनरली जो है वो आपका अभिप्राय क्या है, ये बोलता है कि क्या अभिप्राय है सोशल से। तो जो आपका साइको सोशल जो है, सोशल से आपका अभिप्राय है रिलेशनशिप। साइको मतलब मनोसामाजिक जो आपका विकास है उसका सोशल से अभिप्राय है रिलेशनशिप। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपका एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें सोशल का मतलब क्या लिया है उन्होंने मतलब लिया है रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितनी स्टेजेस हैं गाइस, 8। क्वेश्चन आता है कि कितनी स्टेजेस हैं एरिक्सन के मॉडल में? 8। क्वेश्चन को रट लीजिए, 8 हैं। कौन कौन सी? पहली आ गई आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ पे टाइम स्पेन दिया है 0 से लेके 18 महीने तक, कई बार 0 से लेके 1 साल तक भी पूछ लेते हैं, तो भी आपने ट्रस्ट मिसट्रस्ट करनी है। ऑटोनोमी वर्सेस शेम, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो दिख रहा है, 18 महीने से लेके 3 साल तक। इन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर।
आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको जो है वो एज ग्रुप दिख रहा होगा कि कौन से एज ग्रुप के लिए कौन सा बोला गया। ये जो गाइस मैंने 2 लिख रखे हैं इनमें कंफ्यूज ना हो, कई बुक्स में आपका जो है मैंने आपकी 4-5 बुक्स कंसल्ट करी हैं तब जाके मैंने आपके लिए पीडीएफ ये वीडियो तैयार किया है। कई बुक्स में दिया है कि 20 से 30 साल तक जो है वो आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होती है। कई बुक में दिया है कि 20 से लेकर 39 साल तक ये होता है। तो कंफ्यूज ना हो, दोनों ही जो आपके आंसर हैं वो ठीक होंगे। आपको ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक ही मिलेगा पेपर में, या तो ये होगा या तो ये होगा। आपको बेसिकली कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप ऑप्शन को इजीली उड़ा सकते हैं। अगला है 30 से 65 तक आपकी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन बोला है, कईयों ने 40 से 65 तक बोला है, तो सभी के अपने अपने मत हैं। सिर्फ आपको जो है इसको समझने की ज़रूरत है। अब देखते हैं स्टेजेस बोला गया। स्टेजेस जो है वो हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। स्टेज और कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कौन सा पैदा होता है कौन सी स्टेज में? पहली है आपकी इन्फेंट या इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। आपको पता है कि जो जन्म से लेके 18 महीने तक काल है वो इन्फेंसी काल है। इसमें आपका आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। अगला देखते हैं, अगला है आपका टॉडलर। टॉडलर या फिर जिसको जो है वो आप क्या बोलते हैं, आप इसको अर्ली जो है चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड ये आपका 18 महीने से 3 साल तक चलता है। ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह। थोड़ा सा रुकिए, डिटेल में भी करवा रहा हूँ। प्री स्कॉलर या आपका जो है प्री स्कॉलर, ये है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। पहल शक्ति बनाम दोषिता, 3 से लेकर 6 साल तक। सोशल एज स्कूल एज, ये है आपकी 6 साल से लेकर 12 साल तक। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा है। एडोलेसेंस, जिसको किशोरावस्था बोलते हैं, 13 साल से 21 साल तक। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। आगे देखते हैं अर्ली और यंग अडल्टहुड, 20 से 30 साल तक या फिर आपका 20 से 40 तक। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम विलगन। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी साथ में करवा रहा हूं। अडल्टहुड ये है आपकी 30 से 65 या 39 से 65 तक। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जननात्मकता बनाम स्थिरता। और लास्ट है आपकी इसमें ओल्ड एज या जिसको आप मैच्योरिटी भी बोलते हैं, 65 ईयर्स एंड अबव, ये है आपकी ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इन नामों में कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो है इनको पक्का याद रख पाएंगे। आपको सिर्फ ट्रिक को याद करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि जो देखिए गाइस, मेरा करवाने का मतलब ये है कि जो आपके जेवीटी के एग्जाम होते हैं, जो फाइनल एग्जाम होते हैं आपके, ये जो आपका बीएड का एग्जाम होता है, नर्सिंग का एग्जाम होता है, उसमें आपको क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि एरिक एरिक्सन के मॉडल को आप डिफाइन करिए, जो उनका साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का मॉडल है। तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। बुक में बहुत अंट शंट दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो ये मेरा आपसे दावा है, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैंने खुद ये नोट्स फॉलो किए हैं कि आप इन सिर्फ यही कंटेंट लिखेंगे, थोड़ा सा खुद से इलेबोरेट करके, तो आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आपको 12.5 या 13 से ऊपर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखना आना चाहिए। देखते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या होता है। देखिए ये है इन्फेंसी स्टेज, टाइम स्पैन यहाँ पे दिया है। इसमें क्या होता है, होप डेवलप होती है। आपको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या होता है, होप, आशा। मैं आपको इस करवाने के बाद मैं बताता हूँ कि आशा कैसे उत्पन्न होती है। ये जनरली आपका फीडिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग जनरली अपनी मदर की करते हैं, और इसमें जो है वो मदर को मेन रोल, बच्चा जो है मदर को एज अ मेन लीडर है, मेन रोल के रूप में देखता है। ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चा फीडिंग करता है, मेनली वो चीज़ होती है। देखिए ट्रस्ट की भावना का विकास होता है और मदर पर मेन फोकस रहता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा जो है मदर के साथ जो है वो हर टाइम रहता है। जस्ट लाइक अगर उसको फीडिंग करनी है, भूख वगैरह लगती है, तो वो मदर ही करवाती है। उत्तम देख रेख के अभाव में मिसट्रस्ट, कई बार जो है मदर बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दे पाती, पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो उस अभाव में जो है वो मिसट्रस्ट बच्चे के उसमें पैदा होता है, जैसा यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट दिया है। देखिए ट्रस्ट की भावना कैसे होती है, जब बच्चे का सही ढंग से विकास होता है तो आपकी ट्रस्ट की भावना का विकास आ गया। अगला देखते हैं, मिसट्रस्ट के कारण फियर, सस्पिशियस आदि भावनाओं का विकास, जिससे अस्वस्थ व्यक्तित्व, जो उसकी पर्सनैलिटी है वो सही से डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वो डरेगा, उसमें जो है वो संदेह की भावना जो है पैदा हो जाएगी। आगे देखते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के कन्फ्लिक्ट का समाधान सफलतापूर्वक होने पर विशेष साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, जिसको आप मनोसामाजिक शक्ति भी बोल सकते हैं, कौन सी उत्पन्न होती है, होप।
होप उत्पन्न होती है। होप का क्या मतलब है? जिसकी सहायता से बच्चा अपने सांस्कृतिक वातावरण को अर्थपूर्ण ढंग से समझने लगता है। एक आशा पैदा होती है, क्योंकि मतलब वो जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर एक ट्रस्ट करने लगता है। उसको जो है एक होप पैदा हो जाती है कि नहीं, वर्ल्ड जो है वो बहुत सुंदर होगा, मेरी इतनी केयर रख रहे हैं। तो आपको जो है वो होप अगर आपको आए, तो आपको पता है कि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा आशावादी होता है, सबसे ज़्यादा जो है अपने पेरेंट्स से होप करता है कि वो जो है टाइम टू टाइम जो है, जैसे उसको भूख लगती है तो उसको पता है कि उसको एकदम से, अगर वो रोएगा तो उसको उम्मीद होती है कि उसको एकदम से जो है वो खाना मिल जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अगला जो है वो आपका आपका है ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह। गाइस, इसमें जो है टॉयलेट ट्रेनिंग आपकी मेन है। बच्चे को जो है वो आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पता है कि पहले जो है वो बच्चा जस्ट लाइक आपकी जो यूरिनल है या आपका जो टॉयलेट वगैरह है, वो आपका अपने पैंट में या अपने जो जो भी उसने पहना होता है, जो भी डायपर्स वगैरह है उन्हीं में करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, ये है आपकी 18 महीने से लेकर 3 साल तक, तो पेरेंट्स जो है बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं कि बच्चा जो है खुद से बोले कि उसको टॉयलेट जाना है या उसको जो है वो पॉटी वगैरह जाना है। ठीक है, तो वो जो है उसको ये ट्रेनिंग उस स्टेज में दी जाती है। इसको अर्ली चाइल्डहुड भी बोला जाता है, और इसमें जो है वो आपका विल, इच्छा का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता तथा सेल्फ कंट्रोल के ट्रेड्स का इसमें विकास होता है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल मतलब जो आपके जस्ट लाइक आपको जो है वो टॉयलेट आ रहा है तो छोटा बच्चा जो है वो कर देता है, लेकिन इसमें सेल्फ कंट्रोल ये आता है कि बच्चा जो है उसको ये सिखाया जाता है कि तुझे कंट्रोल करना है, तुझे अपने मदर फादर को बोलना है कि हाँ मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे टॉयलेट लेके चलिए। तो वो है आपका सेल्फ कंट्रोल। न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, या इसका मतलब होता है विभेद, वर्बलाइजेशन, शाब्दिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। ठीक है, देखिए उसका जो है वो शरीर थोड़ा सा मजबूत होता है, थोड़ा सा शरीर एक्सपेंड होता है, वो चलने लगता है। ठीक है, बोलने लगता है। वो जो है सोसाइटी में थोड़ा सा विभेद करना शुरू कर देता है, अधिक जो है वो बोलना शुरू कर देता है। तो ये सारी क्षमताएं उस इस टाइम पे जो है वो विकसित होती हैं। लोकोमोटर स्किल्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड बच्चा, जो उसकी लोकोमोटर स्किल्स होती हैं, चलना फिरना दौड़ना, उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। शेम की भावना कब पैदा होती है? जब माता पिता की एक्सपेक्टेशन बच्चे की एबिलिटी से बाहर हो। मान लीजिए माता पिता एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बच्चा जो है वो अगर उसको जैसे टॉयलेट आ रहा है या उन्हीं के अकॉर्डिंग चले, जैसे जब वो बोलें कि उठ तो उठना है, जब वो बोलें तो बैठ तो बैठना है, उसमें अच्छी आते हैं, तो वो बच्चे की कई बार एबिलिटी से बाहर हो जाती है। बच्चा मतलब माता पिता जो बच्चे को एक बहुत बड़ा व्यक्ति समझ लेते हैं कि वो उस पर सब कुछ थोपने लग जाते हैं और वो उसकी एबिलिटी से बाहर हो जाता है, तब बच्चा जो है वो शेम या लज्जा की भावना को महसूस करता है। आगे देखते हैं, इसमें सेल्फ डाउट, पावरलेसनेस आदि जो है शेम के कारण आती हैं, कि बच्चे को खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, उसको जो है ऐसा महसूस होता है कि वो पावरलेस है। और इसमें जो है एक विल पावर आपकी डेवलप होती है, ऐसी शक्ति जो बच्चे को स्वतंत्र होकर अपने अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाती है। देखिए विल पावर कैसे आती है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इसका भी जो है वो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहले आ गया आपकी होप, की बच्चे सबसे ज़्यादा आशावादी होते हैं। दूसरा आ गया आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। देखिए ऑटो अपने शेम या डाउट से रखना है कि विल पावर, बच्चे में विल पावर कैसे होती है कि वो जब क्रॉल करता है, वो जब रेंगता है, उसके बाद वो चलना शुरू करता है, तो उसको जो है विल पावर उसकी स्ट्रांग होती है, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं वो जब चलेगा तो वो गिरेगा नहीं। धीरे 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 करते जो है वो एक तरह से दौड़ना भी शुरू कर देता है, चलना भी शुरू कर देता है। तो उसकी विल पावर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इस टाइम होती है। आगे देखते हैं, जो आपका जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल शक्ति बनाम दोषिता। गाइस इसको जो है प्ले एज भी बोलते हैं, या आपका प्री स्कूलर भी बोलते हैं। 3 से 6 साल तक जो है वो इसका होता है, 3 से 6 साल तक इसका टाइम स्पेन होता है। और इसको जो है ये एक्सप्लोरेशन जो स्टेज है वो मानी गई है आपकी। और इसमें जो है पर्पज़, जो आपका जो है पर्पज़ की डेवलपमेंट होती है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। दूसरों, इसमें क्या होता है कि दूसरों के कार्यों में आपको आनंद आता है। इसी अवस्था में महसूस होता है कि हमारी गिनती जो है वो एक आदमी के रूप में की जाती है। ठीक है, बच्चे को इसी एज में, इसी स्टेज में जो है वो एक महसूस होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। ठीक है, तो बच्चे को इसी स्टेज में महसूस होता है कि नहीं वो भी समाज का एक हिस्सा है, उनकी गिनती भी जो है वो एक आदमी के रूप में, एक जो है इस संसार के जैविक प्राणी के रूप में जो है वो की जाती है। सोसाइटी उनको भी जो है वो मानती है। माता पिता के द्वारा दंड देने पर गिल्ट का भाव तथा खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाना। अगर माता पिता बच्चे को दंड दे देते हैं तो वो जो है उनमें गिल्ट आ जाता है, कोई दोषिता आ जाती है, या वो जो इन्फ्यूरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, वो खुद को जो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो बार बार जो है डरते हैं कि कहीं वो कुछ गलत बोल देंगे तो माता पिता से उनको दंड जो है, पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। पर्पस की उत्पत्ति होती है कोई लक्ष्य निर्धारित करना तथा बिना किसी दंड के बह के प्राप्त करने की क्षमता। इस स्टेज में पर्पस की उत्पत्ति होती है कि हम क्या करते हैं, कोई गोल जो है वो डिसाइड कर लेते हैं तथा हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमें कोई पनिशमेंट मिलेगी। हम क्या करते हैं कि उसको प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। अगर आगे देखते हैं, आपकी इंडस्ट्री वर्सेस जो है इन्फीरियरिटी,
या इन्फ्यूरिटी इसको बोलते हैं, इन्फीरियरिटी भी बोलते हैं, परिश्रम बनाम हीनता। स्कूल एज इसको बोला जाता है 6 से 12 साल तक होती है, और जो है कॉम्पिटेंसी सामर्थ्यता जो है वो इसमें आती है। देखिए इसमें जो है वो आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्मल एजुकेशन से संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को हम सीखते हैं। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है आपकी, फॉर्मल एजुकेशन वो होती है आपकी जो हमें स्कूल में मिलती है, ठीक है, और इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है हमकी जो आपकी जो हमें बाकी संस्थाओं से मिलती है, जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो वगैरह हो गए, वो आ गई आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो है स्कूलिंग एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है, आपका 1 नंबर यहाँ पे भी आ गया। देखिए इससे जो है संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को हम सीखते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन आदि इस चीज़ में आते हैं। आगे देखते हैं, स्कूल से इंडस्ट्री परिश्रम का भाव। देखिए स्कूल से जो है वो परिश्रम का भाव आता ही आता है बच्चे में, क्योंकि स्कूल में जो है वो होमवर्क वगैरह करता है, एक डिसिप्लिन में रहना सीखता है। आगे देखते हैं, जो आपका इन्फीरियरिटी, जब बच्चा कौशल अर्जित करने में असफल होता है, मान लीजिए वो कोई स्किल नहीं सीख पा रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई जो बच्चा जो है वो मैथ्स की जो स्किल्स हैं वो नहीं सीख पा रहा है, तो उसमें इन्फ्यूरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, उसमें जो हीन भावना आ जाती है जब बाकी बच्चे सीख जाते हैं। इसमें कॉम्पिटेंसी जो आपका सामर्थ्यता है वो आती है, किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का उचित प्रयोग। कॉम्पिटेंसी इसमें आती है कि कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का उचित प्रयोग करेंगे। स्कूलिंग एज में आपने देखना है कि स्कूलिंग एज में बच्चा जो है वो अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ जो बौद्धिक क्षमताओं को पूरी तरह से जो है वो यूज़ करता है। तो कॉम्पिटेंसी जो सामर्थ्यता है, आपने यहाँ से ध्यान रखना है, कॉम्पिटेंसी जो है वो आपकी स्कूल में होती है। आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूँ कि कॉम्पिटेंसी इसका सीधा सा मतलब है कंपटीशन। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो बच्चे अपने स्कूल में करते हैं कि अपने जो सहपाठी होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, कि उनसे जो है वो बच्चे कोई उनसे आगे ना निकल जाए। आगे देखते हैं, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इसको जो है इसमें सोशल रिलेशनशिप्स ज़्यादा डेवलप करने पे फोकस होता है। एडोलेसेंस, किशोरावस्था, इस स्टेज को बोला गया है 12 से 20 या 21 साल तक ये मानी गई। इसमें जो है कर्तव्य निष्ठा, आपकी फिडेलिटी जो होती है उसका डेवलपमेंट होता है। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, किशोर द्वारा अपनी आत्म पहचान बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इस स्टेज में जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपने पीयर ग्रुप में खुद को जो बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। रोल कन्फ्यूजन का मतलब होता है खुद को सही से ना पहचान पाना, खुद के रोल को जो है कई बार सही से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एमलेसनेस, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन और फ्यूटिलिटी, व्यर्थता जो है वो इसमें आ जाती है। जब हम खुद के रोल को सही से नहीं पहचान पाते तो एमलेस हो जाते हैं, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन इसमें हो जाती है। आगे देखते हैं, फिडेलिटी की उत्पत्ति होती है कि किशोरों में समाज की विचारधारा, शिष्टाचार तथा नॉर्म्स के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता, इसको बोलते हैं आपकी फिडेलिटी। देखिए फिडेलिटी का मतलब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, आपको कैसे याद रखना है। आपको जो कर्तव्य निष्ठा, किशोर जो हो वो ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ठीक है। अगर एक बार उनको जो कुछ सिखा दिया जाए और वो सही से सीख जाए तो वो ज़्यादा फिडेबल तरीके से काम करते हैं, वो ज़्यादा फिडेलिटी को मतलब फिडेलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका काम कंप्लीट करते हैं। फिडेलिटी आप जो है एडोलेसेंस से जोड़ के देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये जो है आपका ये अर्ली और यंग अडल्टहुड इसको बोला जाता है, 20 से 30 या 20 से 39 साल। इसमें जो है मेनली लव के ऊपर फोकस रहता है। आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि 20 से 30 साल तक जब व्यक्ति होता है तो उसको जो है वो उसी स्टेज में उसकी शादी वगैरह होती है, तो इस स्टेज में जो है वो लव का सबसे ज़्यादा रोल है। तो आप लव को जो है इससे जोड़ के देख सकते हैं, और इसमें जो है वो आपका क्या होता है, लव की उत्पत्ति होती है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो आपको लिख रखा है। आगे देखते हैं, इसमें जो है हम नॉर्मल रिलेशनशिप, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो बायोलॉजिकल हों, फिजिकल हों, वो सारे के सारे डेवलप करने के ऊपर जो है फोकस रहता है। देखिए अर्ली फैमिली लाइफ में प्रवेश, शादी करके जो है कई बार क्वेश्चन आता है कि अर्ली फैमिली लाइफ में एरिक्सन की कौन सी स्टेज में प्रवेश है, तो वो आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 6th स्टेज है। उसमें जो है यंग और अर्ली अडल्टहुड में 1 नंबर आपका ये बन गया। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। दूसरों के साथ सोशल और सेक्सुअल इंटीमेसी स्थापित करने के लिए तत्पर रहते हैं हम। कैसे, देखिए हम ये कहते हैं कि सोशल रिलेशनशिप हमारे एस्टेब्लिश हो, सेक्सुअल जो हमारी इंटीमेसी है वो हमारी एस्टेब्लिश हो। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि भाई बहन, माता पिता तथा रिलेटिव्स के साथ सोशल इंटीमेसी हम एस्टेब्लिश करने पर फोकस करते हैं, और वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी के ऊपर जो है वो हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वो खुद में ही खोया रहता है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब व्यक्ति जो है वो अपने आप में खोया रहता है, ठीक है। डे ड्रीमिंग टाइप आपका ये आ गया। एंटी सोशल बिहेवियर, साइकोपैथिक मनोविकारी बिहेवियर, ये होता है आपका आइसोलेशन के फलस्वरूप, इसके रिजल्ट के फलस्वरूप जो है एंटी सोशल बिहेवियर आता है, साइकोपैथिक या जो विकारी बिहेवियर है वो इसमें आता है। आगे देखते हैं आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अडल्टहुड, ये है अडल्टहुड स्टेज है आपकी 30 से 65 या 40 से 65। इसमें जो है वो आपका जनरली केयर आती है। जन आत्मकता बनाम स्थिरता। देखिए केयर को इससे कैसे जोड़ा जाता है मैं बताता हूँ। जब आप ऑब्वियस है कि 30 के ऊपर हो जाते हैं तो आप जो है
अपने पेरेंट्स की केयर करना भी शुरू करते हैं। जो जस्ट लाइक आपकी फैमिली भी एक्सपेंड होती है, आपके बच्चे वगैरह होते हैं, तो आप उनकी केयर करना शुरू करते हैं कि उनकी एजुकेशन कैसे करनी है, उनका जो है वो रियरिंग कैसे करनी है, उनको पालन पोषण कैसे करना है, तो वो जो है वो सारी चीज़ें केयर के अंडर आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इसमें जो है वो वर्क एंड पेरेंटहुड को मेन फोकस दिया जाता है, कि काम और पेरेंटहुड, ठीक है। मतलब जो आप एक माता पिता बनते हैं या बच्चों का लालन पालन करते हैं, वो सारी प्रोसेस को पेरेंटहुड बोला जाता है। आगे देखते हैं, इसमें जो है मेनली आपका जनरेटिविटी मतलब होता है कि लोगों व समाज के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं हम। और स्टैग्नेशन होती है कि जनरेटिविटी की हमें कोई चिंता नहीं होती, इसको हम खत्म कर देते हैं, सिर्फ जो है अपनी फिक्र होती है और दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं होता। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टैग्नेशन। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है केयर की उत्पत्ति होती है। हमारी लास्ट स्टेज है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसको ओल्ड एज या मैच्योरिटी भी आपका बोला जाता है। और ये 65 से अबव होती है आपकी। इसमें जो है विजडम या डिस्पेयर आता है, निराशा या फिर बुद्धिमत्ता, विजडम आता है। अहम संपूर्णता बनाम निराशा जो है ये स्टेज है आपकी। इसमें जो है आपकी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, अपनी लाइफ के ऊपर जो है हम प्रकाश डालते हैं और अपनी जो प्रीवियस लाइफ है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो वो आपका जो 65 ईयर से अबव ही होता है। जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हम जो है पिछली लाइफ को याद करके जो है वो सोचते हैं कि हमारी पिछली लाइफ ऐसी थी वैसी थी। देखिए इसमें जो है गिरता स्वास्थ्य, अपने रिलेटिव्स आय में कमी की चिंता जो है वो प्रमुख होती है, कि अपने स्वजन अपने रिलेटिव जो है उनकी चिंता प्रमुख होती है। बीते दिनों की सफलता असफलता की ओर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। विजडम की उत्पत्ति इसमें होती है और मृत्यु का इसमें कोई भय नहीं रहता, क्योंकि इंसान जो है ये सोचता है कि मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हो गए हैं, जो है मैंने अपने पूरे फ़र्ज जो है वो निभा दिए हैं, अब जो अगर मुझे मौत भी आ जाए तो कोई भय नहीं होता। और खुद को बीते दिनों की असफलता की निराशा के कारण निर्बल व असहाय समझना, कि बीते दिनों में मान लीजिए हम किसी चीज़ में असफल हैं, या मान लीजिए हम उस तरह से सक्सेस नहीं हो पाए, अपनी फैमिली को उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाए, तो उन दिनों को याद कर करके उस असफलता की निराशा के कारण जो है हम खुद को बिल्कुल कमज़ोर या असहाय समझते हैं। ये और इसके फलस्वरूप मेंटल डिप्रेशन जो है हो जाता है। कई बार ये आता है कि मेंटल डिप्रेशन एरिक्सन की कौन सी स्टेज में होता है, ये होता है आपका लास्ट स्टेज में, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, निराशा वाले स्टेज में। आपने निराशा से इसको याद रखना है। और आपका रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जो है वो यहाँ पे आता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसकी ट्रिक्स क्या हैं। गाइस ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ जो है क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। देखिए आपको जो है थोड़ा सा यहाँ से चलाता हूँ मैं। देखिए आपका जो है यहाँ पे आ गया। देखिए इस चार्ट को देखिए, आप देख सकते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा आपको मुझे छोटा करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहें गाइस, थोड़ा वीडियो लंबा खींच रहा है, लेकिन सॉरी थोड़ा सा बने रहिए, बस 5-7 मिनट की और बात है। देखिए पहले आते हैं इन्फेंसी स्टेज, आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड भी बोला जाता है, और मैच्योरिटी। ठीक है, अब देखते हैं आगे कौन कौन सी स्टेज क्या क्या किस किस काम आती है। देखिए इन्फेंसी, बर्थ टू 18 मंथ्स, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होते हैं, फीडिंग, चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर गिवर्स प्रोवाइड रिलायबिलिटी केयर एंड अफेक्शन, अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट। गाइस जैसे मैंने आपको बताया ये वही सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में आपका क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। स्टेज कौन सी आप देख सकते हैं, उनमें जो है वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। प्री स्कूल इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें एक्सप्लोर वो खुद को ज़्यादा करते हैं, एक्सप्लोरेशन ज़्यादा आती है। और इन उनमें जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर उनको पावर चाहिए। और जो जैसे मैंने आपको बताया, अगला देखते हैं, अगला है आपका स्कूल एज। इसमें जो है स्कूल मेन जो फोकस है आपका, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो है वो हम सोसाइटी के नॉर्म्स को सीखते हैं। एडोलेसेंस में क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप हम ज़्यादा डेवलप करने के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। आगे देखते हैं जो आपका यंग अडल्टहुड है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें जो है नॉर्मल रिलेशनशिप ज़्यादा होते हैं और जो है लव के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस रहता है, लव डेवलप होता है। और इसमें जो है नेक्स्ट देखते हैं मिडिल अडल्टहुड, इसमें जो वर्क एंड पेरेंटहुड आता है और इसमें जो है वो आपकी केयर ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। और जो लास्ट है आपकी मैच्योरिटी टू डेथ है, इसमें जो है वो आपका मैच्योरिटी जो है इसमें आपका विजडम या डिस्पेयर आता है। आपको पता है विजडम आता है, विजडम आपने याद रखना है, और डिस्पेयर जो है वो आपका यहाँ से आ जाता है। इसमें क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ के ऊपर जो है हम अपनी लाइफ के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आगे देखते हैं, देख लीजिए क्या होता है इसमें, ये वर्च्यू कौन कौन से डेवलप होते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। इन्फेंसी में होप, अगली में विल, अगली में पर्पस, कंपिटेंसी, फिडेलिटी, लव, केयर एंड आपका विजडम जो है वो ऐसे आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें जो है वो क्या होता है, आप यहाँ से इस जो आपका पर्टिकुलर जो है वो आप यहाँ से ढंग से समझ सकते हैं। देखिए 0 to 18 मंथ्स जो है वो आपका इन्फेंट आ गया, आगे आ गया आपका टॉडलर बच्चा, आगे आ गया प्री स्कॉलर, आगे आ गया आपका
ग्रेड स्कॉलर या जिसको जो है वो आप स्कूलिंग एजुकेशन बोलते हैं, आगे आगे आपका टीनेजर आगे, आप यहाँ से जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आगे आगे आपका यंग अडल्ट आगे, इसके बाद जो है मिडिल एज अडल्ट आगे, आपको बताया कि 40 से 65 है, 30 से 65 मिडिल एज आती है और लास्ट में जो आपकी ओल्ड एज आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एरिक्सन स्टेज थ्योरी इन इट्स फाइनल वर्जन। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है, इन्फेंसी होती है, इसमें होप होती है और अप्रिशिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेटेडनेस। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको बताया हिंदी मीडियम वालों को वही होता है, ये इंग्लिश मीडियम वालों की दूसरे में होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ फ्रॉम इंटीग्रेशन टू डिसइंटीग्रेशन। ये सारी चीज़ें, ह्यूमर, एम्पैथी, रेजिलेंस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जो मैंने आपको पीछे बताया वही ये सारी चीज़ें हैं, तो इनमें जो है वो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, देखिए आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल आउटकम जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा इसको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आपका जो है वो ईजिली हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से जो है वो नोट्स चलते हैं आपके। अब मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपका जो है वो, देखिए पहले आपने करना है, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री को पहचान, इशू और टैग दे। आपने क्या करना है कि ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री को पहचान, इशू और टैग दे। ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री को पहचान, इशू और टैग दे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना है। देखिए, हम इस पे चलते हैं डायरेक्टली, या यहाँ पे चल पड़ते हैं। ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, देखिए ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, आपका 4 हो गए। आपको जो है वो पता है, पहले आपकी ट्रक का आएगी ट्रस्ट, दूसरी ऑटो ऑटोनॉमी, तीसरी आ गई इनिशिएटिव इन इंडस्ट्री। ठीक है, 4 स्टेजेस हो गए आपकी सीक्वेंस वाइज। ट्रक क्या है आपका, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री को पहचान, इशू और टैग दे। आइडेंटिटी आपको पता है कि पहचान होता है। ठीक है, पहचान, पहचान आगे इशू, ISO, यहाँ से आपने क्या उठाना है, इशू, पहचान, इशू और टैग। स्टैग, देखिए स्टैग्नेशन, टैग और दे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। डिस्पेयर, डिस्पेयर आपने पहले देखना है, DE दे। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री को पहचान, आइडेंटिटी पहचान, इशू ISO इशू और टैग टैग सॉरी और टैग DE दे। ठीक है, आपका यहाँ से आ गया। आप ट्रिक को दोबारा देखिए, दोबारा मैं बताता हूँ। ट्रक ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री को पहचान, इशू, देखिए को पहचान, आइडेंटिटी पहचान, इशू और टैग TAG टैग दे। आप यहाँ से जो है वो उसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है वो आपका क्या है, आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं जो आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, आप इन क्वेश्चंस को जो है वो ज़रूर देखिए, ताकि आपका जो है वो कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए एग्जाम में। वट साइकोसोशल क्राइसिस रिजल्ट इन ईदर अ फीलिंग ऑफ सेल्फ विल और गिविंग अप। तो देखिए, सेल्फ विल और गिविंग अप की जो आपकी वो है वो कहाँ पे आती है, कि जहाँ पे आपकी जो है जो विल पावर है वो डेवलप होती है, वो होती है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम में। ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, यहाँ से देखिए दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज में मैंने आपको विल पावर का वो बताया था। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन द स्टेज ऑफ। देखिए, आपका क्या है, ये आपकी फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड, आपकी का ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड जो आपकी डाउट है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तो ये आपकी होती है अर्ली चाइल्डहुड में। मैंने आपको बताया कि जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड है वहाँ पे जो है वो आपका जो आपका 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक का जो टाइम स्पैन, जो एज है, उसमें जो है ये फीलिंग्स डेवलप होती हैं। अगला देखते हैं, रिलेशंस सोशलाइजेशन विद अदर्स, इसको बोलते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये जो आपकी कौन सी स्टेज है, ये आपकी 6th स्टेज है। इसमें जो है वो आपकी अदर्स, चाहे आपकी वो आपके मदर फादर हो, रिलेटिव्स हो, या फिर आपके जो है वो वाइफ हो, उसके साथ जो मेनली फोकस रहता है अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के ऊपर। आगे देखते हैं, इन विच स्टेज चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप। तो ये पीयर ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो चिंता होती है वो आपकी होती है किशोरावस्था में, कि पीयर ग्रुप के हमें एक्टिव मेंबर बनना है, सबके सामने जो हमें खुद को जो है वो सही साबित करना है, अच्छा दिखाना है। ड्यूरिंग 6 to 10 ईयर्स चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन, गाइस 6 to 10 ईयर्स रिलीजन में नहीं होता, ह्यूमन बॉडी या सेक्स में नहीं होता, उनका होता है मेनली स्कूल में। इस एज में बच्चे जो है वो स्कूलिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जो आपकी कौन सी स्टेज है, ये स्कूलिंग की स्टेज है आपकी, याद करिए कौन सी है, ये है आपकी 4th, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता की। आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स इन क्लास 6th to 8th मोस्टली फेस
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, उनमें होते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। देखिए उनमें जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस मेनली रहते हैं, जो आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरिटी है कि परिश्रम बनाम हीनता, उनमें जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस, उनको ये कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, क्राइसिस रहते हैं। आगे देखते हैं कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग मिडिल अडल्टहुड। जो मिडिल अडल्टहुड है उसमें कौन सा कन्फ्लिक्ट आता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो आपकी मिडिल अडल्टहुड, जो आपकी अडल्टहुड है, सेवंथ स्टेज, उसको मिडिल अडल्टहुड भी बोला जाता है। इनमें जो है वो आपका क्या होता है, आप क्या करते हैं कि वो आप या तो फिर गुड सोशल रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं या फिर सिर्फ जो है वो खुद में ही खोए रहते हैं। मेजर कन्फ्लिक्ट फेस्ड ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के दौरान मेजर कन्फ्लिक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में कि हम जो है खुद को कई बार सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, खुद का रोल जो है वो सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आगे देखते हैं कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड। इसमें होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग जो आपका एडल्टहुड है, या जो आपका कौन सा है, यंग एडल्टहुड या अर्ली एडल्टहुड इसको बोलते हैं, 20 से 30 साल तक। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इसमें रहता है। स्टेज बिटवीन बर्थ टू 1 ईयर, 0 to 1 ईयर कौन सी होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लिख लीजिए। सेंट्रल थीम ऑफ एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन की थ्योरी की सेंट्रल थीम थी कन्फ्लिक्ट या साइको सोशल कन्फ्लिक्ट। या तो आपको कन्फ्लिक्ट दिया होगा या आपको दिया होगा साइको सोशल कन्फ्लिक्ट। चाइल्ड चेंजेस फ्रॉम अ डिपेंडेंट पर्सन टू फुल ऑटोनोमस स्टेटस, दिस स्टेज इज कॉल्ड। बच्चा जो है वो एक डिपेंडेंट पर्सन से, दूसरों के ऊपर डिपेंड होने से सीधा जो है फुल ऑटोनोमस स्टेटस के ऊपर कब कौन सी स्टेज में चेंज करता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरिटी में, जो आपकी जो है थर्ड स्टेज, जिसको जो है स्कूल एज बोला जाता है। तो आई होप गाइस आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको जो है वो शेयर ज़रूर कीजिए। जो मेरे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है। एक बार फिर से ट्रिक देखिए कि आपका क्या है, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, पहचान इशू और टैग दे। इस चीज़ को याद रखिए। बाकी पुरानी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, पुरानी वीडियोस देखिए, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए। दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।